नमस्ते दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 6 जून वाले पेपर का शिफ्ट 2 का सलूशन यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से इस पूरे क्लास को करिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त के अंदर, उसके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं, बिना समय गंवाए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है ये। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये जो टाइप का सवाल है ये हर एक शिफ्ट में देखने को अभी तक मिला है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। देखिएगा, अब आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, देखिए शेष दूरी शेष समय। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था यहाँ पर, देखिए तो टोटल डिस्टेंस था दोस्तों यहाँ पर 753 किलोमीटर, है ना। तो 753 किलोमीटर ये टोटल है। इसका कितना हिस्सा बचा हुआ है बताइए। 2/3 यानी कि 2/3 चल चुका है ना। 2/3 का मतलब होता है 2/3, मतलब 3 में से 2 हिस्सा चल चुका है। तो बचा कितना है अब यहाँ पर 1/3। भाई 3 में से 2 चल लिया तो 1 ही ना बचेगा, मतलब 1/3 हिस्सा बचा है। तो इस टोटल डिस्टेंस का 1/3 हिस्सा यहाँ पर बचा है। ये हो गया डिस्टेंस यानी शेष दूरी जितना चलना है, डिवाइड बाई टाइम। देखिए कह रहा है शेष समय में, तो समय यहाँ पर टोटल कितना था, 12 था, है ना। अब टोटल समय 12 था, कितने समय में ये चला है 2/3 को, 2/3 समय में ही चला है। तो फिर से वही 1/3 समय बचा होगा, है ना। तो 1/3 समय ये हो गया। 1/3 से 1/3 यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 से इसको काट दीजिए तो 12 छक्के 72, है ना। 12 छक्के यहाँ पर 72, मतलब शुरू में 6 आएगा और शुरू में 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इस सवाल में। आगे चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। दूसरा सवाल, ये नींबू चॉकलेट वाला ये सवाल तो बहुत ज़्यादा किए हैं, हर एक शिफ्ट में ये देखने को मिला है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे। 100% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। बहुत सिंपल सा आसान सा प्रश्न है। 100% का मतलब होता है 1, है ना। 100% का मतलब 1 होता है। तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 1 पर 1 का प्रॉफिट, 100% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1 पर 1 का प्रॉफिट। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो उस पर 1 का प्रॉफिट लेके बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 1 पर 1 का प्रॉफिट यानी कि 2 में बेचेगा। ठीक है, तो ये हो गया CP से SP का रेशियो। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का यहाँ पर रेशियो आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि 1 रुपये में यहाँ पर भी है, 1 रुपये में यहाँ पर भी है, यानी कि पैसा बराबर है। तो जब पैसा बराबर है तो जो आर्टिकल होगा यानी आइटम जिसको ख़रीदा जा रहा है उसकी संख्या, वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे। तो ये 1-2 है रेशियो, तो यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा रेशियो। अब देखिए ख़रीदा कितने में जा रहा था, 1 रुपये में, मतलब 6 नींबू, है ना। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर। हमें पूछा है 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, तो सेलिंग ये रहा। तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये आर्टिकल है ना, मतलब संख्याओं का अनुपात। तो 2 की वैल्यू अगर यहाँ 6 है तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब 1 रुपये में 3 नींबू उसको बेचने होंगे, तब जाके 100% का प्रॉफिट होगा। 3 नींबू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल पाइप एंड सिस्टर्न का। एक पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरे भरे हुए टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। तो पाइप ए क्या कर रहा है कि भाई 18 मिनट में भर दे रहा है, और दूसरा खाली करने वाला 27 मिनट में खाली कर दे रहा। 18 और 27 का ले लीजिए LCM। तो देखिए इन दोनों का यहाँ पर LCM कितना आ जाएगा, 18 3 54, 27 दूना 54, मतलब 54 आ गया यहाँ पर LCM। 54/18 करेंगे इफिशियंसी 3 मिलेगी, 54/27 करेंगे इफिशियंसी 2 मिलेगी। अब चूंकि ये खाली करने का काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी नेगेटिव लेंगे। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो ये बताइए 6 मिनट तक तो सिर्फ ए काम करेगा ना, मतलब पहला पाइप पानी भर रहा होगा। ठीक है, तो 6 मिनट में कितना भर देगा। हमें यहाँ पर टोटल कैपेसिटी देखने को मिल रही है 64 लीटर। ठीक ना, तो ये बताइए कि ए जो था वो 3 लीटर भर रहा है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 3 लीटर
6 मिनट तक ये अकेले चला है, यानी कितना भर चुका है ये 18 लीटर। तो 54 में से जब 18 लीटर ये भर चुका है तो 18 इसमें से घटाइए, यानी कि 27 लीटर बचा हुआ है। इस 27 लीटर को अब भरने के लिए दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि 6 मिनट के बाद दोनों को खोल दिया गया। ए तो पहले से चल रहा था, बी को भी खोल दिया गया। अब ये बताइए 6 मिनट के बाद ये 3 यूनिट भरेगा 1 मिनट में और ये 2 खाली कर देगा। तो 3 भरा 2 खाली किया, मतलब भराया कितना, सिर्फ 1 यूनिट। तो इस 27 को, 1 सेकंड, यहाँ पर 18, 27 कैसे बचेगा, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा, 36 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी, ठीक है, तो ये 36 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इस 36 बचे हुए 36 को देखिए, 3 भरा 2 खाली हो गया, मतलब 1 मिनट में सिर्फ 1 ही लीटर भराएगा। 36 लीटर भरना है तो 36/1, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं चौथे सवाल पर। आइए अगला सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप कितना होगा? जो ओरिजिनल है उसका लेंथ L मान लेते हैं और ब्रेड्थ यहाँ पर B मान लेते हैं, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल, वो कितना होगा, L इंटू B हो जाएगा, है ना। तो देखिए पहले लंबाई 5 बढ़ाया गया, यानी कि L + 5 किया गया, और चौड़ाई 7 घटाया गया, यानी कि B - 7 किया गया, ब्रेड्थ को 7 घटा दिया गया। तो इसका जो एरिया बनेगा, अब लंबाई इंटू चौड़ाई ये हो गया, ये जो एरिया बनेगा पहले वाले एरिया से कितना बढ़ जाता है, 8 मीटर स्क्वायर। तो शुरू का एरिया कितना होगा, L इंटू B, है ना। तो L इंटू B इससे कितना बढ़ जाता है, यहाँ पर 8 बढ़ जाता है। सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। देखिए L का B से मल्टीप्लाई होगा तो L इंटू B बनेगा, इधर का LB इधर का LB कट जाएगा, तो LB का तो टेंशन छोड़ दीजिए। देखिए L का मल्टीप्लाई -7 में होगा तो यहाँ पर हो गया -7L, 5 का मल्टीप्लाई B से होगा तो +5B हो गया, और यहाँ देखिए ये +5 और -7, यानी माइनस का 35 उधर जाएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा। तो 35 और 8 कितना हो गया, 43। ठीक है, ये हो गया, पहला इक्वेशन बन चुका है। दूसरा इक्वेशन ऐसे ही देखिए, दूसरा देखिए कह रहा है लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, यानी कि L - 5 कर दिया जाए, है ना, यहाँ पर L - 5 कर दिया जाए और चौड़ाई 8 बढ़ा दिया जाए, यानी कि B + 8, तो जो एरिया बनेगा वो क्या कह रहा है, इसका 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले का LB था, इसमें 33 आपका बढ़ गया। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट यहाँ लिखिए, है ना। देखिए LB से LB तो कट जाएगा, ये हो गया प्लस का 8L, यहाँ पर हो गया प्लस का 8L, और माइनस का 5B, माइनस का यहाँ पर 5B इज इक्वल टू, अब देखिए इधर 5 अट्ठे 40, है ना, इधर माइनस का 40 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 33 और 40 यानी कि 73 हो गए। तो ये हो गया 73। क्या आप यहाँ से B नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये कट गया, यहाँ 8L में से 7L गया तो एक ही L बचा, इज इक्वल टू, इन दोनों जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ देंगे, 7 4 11, मतलब 116 आ गया। तो लंबाई यहाँ पर 116 आ गया। अब चौड़ाई निकाल लीजिए किसी एक में रख के, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए, दूसरे वाले में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हो जाएगा -7 इंटू L का मतलब 116, फिर प्लस का 5B, है ना, 5B इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 43। क्लियर है, ये हो गया 43। तो 5B की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 43 तो इधर पहले से था, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कितना प्लस होगा, 7 से गुणा करिए, 7 छक्के 42 बचा 4, 7 एकम 7, 4 11, फिर बचा 1, 7 एकम 7 1 8, इतना हो गया। इन दोनों को जोड़िए, 3 2 यहाँ पर 5, 8 1 9, मतलब 895, डिवाइड बाई 5 करते ही हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हुआ ये, यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक है, अच्छा 17 × 5 = 85 बचा 4, और
5 9 45, 179 हो गया। तो हमें यहाँ पर देखना था क्या, परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई L प्लस बी। लेंथ कितना है 116 और ब्रेड्थ कितना है यहाँ पर आया है 179, ठीक है 179। तो इनका दोनों का डबल कर लीजिए या फिर जोड़ के डबल कर लीजिए। तो 9 6 यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है 9 6 15, 15 दूना 30 हो रहा है। यूनिट डिजिट गलत आ रहा है ना भाई, अगर 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 आएगा, 10 तो इसमें दिया नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हुआ है। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए 3 2 5 4 1 5, यहाँ पर बीच में आपका 5 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 5 और ये हो गया 8, ठीक है 855 आएगा और ये हो जाएगा नीचे आपका यहाँ पर 5। तो कितना आ गया 17 5 85, मतलब 171 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो L प्लस बी कितना हो जाएगा 6 1 7 और 11 और 17 हो गया यहाँ पर 28। इसका हमें डबल करना है। तो 2 7 14, इकाई अंक 4 आएगा और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है इसलिए इसको देखकर घबराइएगा नहीं, बहुत आसान सा सवाल है ये। मंजीत का वेतन 10,000 रुपये प्रति महीना है। वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है, ठीक है। तो 6,000 और 3,000 यानी कि 9,000 तो खर्चा कर दिया, यानी उसके पास बचा कितना है, अब 10,000 कमा रहा था जिसमें से 9,000 खर्च कर दिया तो 1,000 बचा है। अब आगे पढ़िए। और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है, मतलब 1,000 वो महीने का बचा रहा है, ठीक। खर्चा करने के बाद 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। 1 साल का टोटल कितना हो जाएगा। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत अपने जन्मदिन पर खर्च कर दी, जिस महीने उसका बर्थडे आएगा उस महीने की सेविंग वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो 1 महीने की सेविंग 1,000 थी, उसने 1,000 ख़त्म कर दिया उस महीने का। बाकी कितना महीना बचा है हमारे पास, साल भर का पूछा है ना, तो साल भर में अब सिर्फ 11 महीने का ही बचा होगा। तो पर महीने वो 1,000 कमा रहा है और सिर्फ 11 महीने का ही बचाया वो, क्योंकि 1 महीने का ख़त्म कर दिया जिस महीने उसका बर्थडे था। तो टोटल यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो पूरे साल की कमाई बचत 11,000 होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2 और 5 है। तो यहाँ पर मूल्य का रेशियो कितना है, दिया है 2 और 5। एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा यानी कि जो कंजम्पशन है वो कितना है, 4 और 3 का है, ठीक है 4 और 3 का है। चलिए कह रहा है चना और मटर पर किए गए खर्चे का अनुपात कितना होगा। देखिए मान लीजिए कि चना हमारा 2 रुपया किलो है और हमने 4 किलो ख़त्म किया, तो मतलब कितना रुपए का टोटल चना हुआ। चने पर होने वाला व्यय कितना है, खर्च कितना है, 4 दूना 8, ठीक है सीधा सीधा हो जाएगा। भाई सोचिए ना, ये है आपका प्राइस, ठीक है ये है आपका प्राइस, ये है आपका कंजम्पशन। प्राइस का मतलब मान लीजिए कि 2 रुपया पर किलो है चना हमारा, है ना 2 रुपया पर केजी है। हमने ख़त्म किया 4 किलो, तो 2 रुपये पर केजी के हिसाब से 4 किलो का कितना खर्च बन जाएगा, 4 दूना 8, मल्टीप्लाई बस करना था आपको। यहाँ पर 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो सीधे सीधे जो जो व्यय है खर्चे का अनुपात कितना होगा, 8 और 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान प्रश्न। अब ये जो सवाल है दोस्तों ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। आशीष के पास 1218 रुपये हैं। वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटना चाहता है। उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश करने के लिए कहता है, इन्वेस्ट करने के लिए। यह पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान राशि, यानी कि जब वो इन्वेस्ट करेगा तो अरुण को 11 महीने में जो राशि मिला और महेश को 12 महीने में जो राशि मिलेगी वो दोनों की बराबर होगी, ठीक है। तो 11 को अरुण को 11 साल बाद और महेश को 12 साल बाद, यानी कि महेश का जो पैसा था वो ज़्यादा समय के लिए था और अरुण का जो पैसा था वो कम समय के लिए था, भाई 11 साल के लिए ही था, ठीक है। करना कैसे है इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझना है। जिसका पैसा ज़्यादा समय के लिए लगा था, क्योंकि लास्ट में ओवरऑल हमको समान धनराशि लाना है, ठीक है। तो एक के लिए 11 साल
और दूसरे के लिए यहाँ पर समय 12 साल है। तो जिसके लिए समय ज़्यादा होगा उसको कम राशि दी गई होगी, तब न जाके दोनों का बराबर होगा। क्योंकि भाई 12 साल में जो इंटरेस्ट बना वो पहले वाले के 11 साल के इंटरेस्ट के बराबर ही है। मतलब कि इस वाले का पैसा ज़्यादा रहा होगा, अरुण का पैसा ज़्यादा रहा होगा, महेश का पैसा कम रहा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसको करना कैसे है, सीधे आपको ये देखना है यहाँ पर इनके ईयर का डिफरेंस कितना है, 11 साल 12 साल, यानी कितने का डिफरेंस, 1 साल का। यहाँ पर रेट कितना है, 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 1 साल में अगर देखा जाए तो 10 से पैसा कितना हो जाएगा, 10 पर 1 ब्याज मिलेगा, तो 10 से पैसा हो जाएगा 11 1 साल में, है ना, 1 साल में। और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा दोस्तों, इस डिफरेंस को आपको सीधे सीधे यहाँ पर पावर में बैठा देना है बस। अगर ये डिफरेंस 11 और 13 का रहता, मतलब 2 साल का रहता, तो हम सीधे सीधे स्क्वायर कर देते। 3 साल का डिफरेंस रहता तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 क्यूब कर देते। इस तरीके से आपको करना है। तो ये सीधे सीधे तो वही चीज़ आ गया, 10 और 11। अब ये समझना है कि ये पैसा किसका है, ये पैसा किसका है, अरुण का कौन सा है, महेश का कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि जिसका पैसा ज़्यादा समय के लिए लगा होगा उसका मतलब है कि उसके पास कम धनराशि होगी। ठीक है, तो महेश को 12 साल यहाँ पर उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो महेश देखिए ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, यानी उसके पास पैसा कम होगा। कम मतलब 10 वाला, क्योंकि ये 11 है ये 10 है, तो कम कौन सा है, 10। ये आपके महेश का पैसा है, किसका है, महेश का। और ये वाला क्योंकि ये कम समय के लिए था तो उसकी पैसा ज़्यादा होगा उसके पास, तो ये अरुण का पैसा है। टोटल राशि है कितनी यहाँ पर, यूनिट में देखा जाए तो 10 और 11 यानी कि 21, तो ये हो गया 21। और एक्चुअल में टोटल कितना है यहाँ पर देखिए, 1218। तो 21 की वैल्यू 1218 हो गई, है ना। डायरेक्टली इसको काट लीजिए। आपको पूछा क्या था, महेश का। महेश की राशि कितनी होगी, महेश की राशि मतलब कि यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू तो यहाँ पर 10 से कटने वाले 2 नंबर हैं, तो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं। तो पहले 7 से काट लीजिए, तो नहीं काट पा रहे हैं 21 से डायरेक्टली, तो यहाँ पर 7 से काट लीजिए, तो ये बन जाएगा 3। इसको 7 से काटेंगे, या फिर पहले 3 से काटिए दोस्तों, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 7, 3 चौके 12, 3 छक्के 18। अब 7 से काट लीजिए, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 पंजे 35, और यहाँ पर बचा आपका 5, तो 7 अट्ठे 56, 58 आ गए। तो 1 की वैल्यू 58, महेश का पूछा था 10 यूनिट है, तो 10 की वैल्यू 580 हो जाएगी, बस ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो टाइप है, अब इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको यही तरीका अपनाना है। फिलहाल आगे चलिए। अब इस सवाल में क्या दिया गया है, सीधा सा सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस। जिनको कठिन लगता है उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर बना रखे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, तो वहाँ पर हर एक टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, वो भी एकदम शॉर्टकट तरीके से। उस बिंदु से एक 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी 250 है। सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पर ये कह रहा है भाई कि उस बिंदु से 250√3 मीटर ऊंचे टावर, तो टावर की ऊंचाई कितनी है, ये वाली कितनी है यहाँ पर, 250√3। ठीक है, 250√3। उसका शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर का शिखर है, इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, ये एंगल हमें निकालना है। ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से इस टावर के पैर के फुट की जो दूरी है, इस बिंदु से टावर के पैर की जो दूरी है वो 250 है। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया भाई। देखिए 250 और यहाँ है 250 का √3 गुना, मतलब ये 1 यूनिट है तो ये √3 गुना है। सीधा सीधा ये तो आंसर ही आ गया। हमने आपको बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने जितना होता है 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना हो जाता है। तो ये देखिए 1 गुना है, तो इसके इधर वाला क्या है, √3 गुना है। तो 1 गुना जिसके सामने होगा वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, 1 गुना जिसके सामने होगा वो √30 डिग्री होगा।
और √3 जिसके सामने होगा, जिस एंगल के सामने, वो 60 डिग्री होगा। मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इसमें tan वगैरह लगा के भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीका अगर याद है तो सिंपली आप 1 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई tan थीटा वगैरह नहीं लगाना है। और tan थीटा लगाने वाला तरीका हम पढ़ाते भी नहीं है, उससे आपका समय ज़्यादा लगता है। हालांकि आ जाएगा उससे भी, ठीक है, जो 10th में आप लोग पढ़ते हैं वो तरीका बिल्कुल भी नहीं यहाँ यूज़ करना। चलिए 9वां सवाल देखिए। एक अलमारी को 3437 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लाभ है वो 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। देखिए जो प्रॉफिट, अच्छा हाँ ठीक है, प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस का कितना परसेंट अधिक है? लॉस से 75% अधिक है। तो लॉस से 75% अधिक करेंगे तो 175% हो जाएगा। भाई लॉस भी तो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, तो उससे 75% अधिक बढ़ाएंगे तो 175% हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लॉस से 175, लॉस का 175% है। 175% को सीधे सीधे डिवाइड 100 लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? लॉस को इधर ले आइए, तो प्रॉफिट डिवाइड बाई लॉस कितना हो गया? इसको किससे काटिए? 25 से। तो 25 सत्ते 175, 25 चौके 100। प्रॉफिट हुआ 7 का, लॉस हुआ 4 का। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत बेहतरीन यहाँ पर तरीका। पहले कितना बेचा, कितने में बेचा? 3437 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। वो यहाँ पर 3338 रुपये में बेच रहा है तो लॉस हुआ। मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो इधर जब बेचेगा तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पर -4 का। लॉस के साथ माइनस लगाना है। इधर जब बेच रहा है इतने में तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखिए 7 यूनिट का, तो ये हो गया 7। इसके साथ प्लस लिखना है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट के साथ प्लस, लॉस के साथ माइनस। अब आप इनके ये जो सेलिंग प्राइस है इनका डिफरेंस देखिए, तो सेलिंग प्राइस कितना डिफरेंस हो जाएगा बताइए? तो 3437 में से 3338 अगर घटा दें तो देखिए, पहले अगर 3437 में से 3337 घटा दिया जाए तो 100 बचेगा, और ये यहाँ पर 38 है, मतलब एक और घटाना पड़ेगा तो 99 बचेगा। मतलब इसका और इसका डिफरेंस आ गया 99। ठीक है, और इधर भी आप इनका डिफरेंस देखिए, है ना, प्रॉफिट और लॉस का, तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस -4। ये मत कहिए 7 - 4 3 हो गए, गलत हो जाएगा। 7 माइनस -4, क्योंकि डिफरेंस देख रहे हैं। 7 और -4 का अगर डिफरेंस लेंगे तो ऐसे बनेगा, तो 7 4 ये 11 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 11 की वैल्यू यहाँ पर 99 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए 9 हो जाएगा। आप चाहे तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, चाहे तो लॉस निकाल लीजिए, वहीं से आपका CP आ जाएगा। देखिए हम लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट निकाल लीजिए। चलिए, 1 की वैल्यू 9, तो 7 की वैल्यू 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 63। तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, 63 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है सीधे सीधे सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा प्रॉफिट केस में कितना है? 3437। इसमें से आप 63 रुपये यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा है उसको घटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? CP मिल जाएगा ना। बस यही तो था हमारा। निकाल लीजिए यहाँ से, कितना होगा? 7 में से 3 गए, ये हो जाएगा 4। 13 में से 6 गए, यहाँ पर 7 यानी कि 74, मतलब ये 3374 आ गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। अब हमें क्या चाहिए? 50% का प्रॉफिट लेना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस तो आ चुका है 3374, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस है। 50% के प्रॉफिट में बेचना है, यानी 150% में बेचेगा। 150% का मतलब होता है 3/2। भाई 150/100 करेंगे तो 50 3 150, 50 दूना 100, ये निकालना था हमें। तो मतलब 3 गुना निकालना है। तो 3 से कटने वाला नंबर कौन कौन सा है आप ये चेक कर लीजिए, है ना। तो 3 से कटने वाला अगर 1 से ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। देखिए 6 5 11 2 13, ये तो 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 5 10 8 18, 18 3 से कट जाता है, ये हो सकता है।
6 5 11 1 12, देखिए यहाँ पर भी 12 आ गया, 12 3 से कटता है तो मतलब ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए 5 5 10 9 19, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन में से एक होगा, तो आप सीधे सीधे यूनिट डिजिट लगा लीजिए। देखिए 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, बचा 1 तो 17, तो 2 अट्ठे 16, बचा 1 2 सत्ते 14, 7 तियाँ 21, मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं सभी को, है ना। यूनिट डिजिट लगा देंगे, बस आ गया आंसर। आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये एक बेहतरीन सवाल था और आपको समझ में भी आ गया होगा। ये सवाल एकदम बेहतरीन सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण। x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस यहाँ पर 22 है, इसको द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, इसको बड़े गौर से समझिएगा आप लोग, है ना। पहले तो ये भी स्क्वायर है ना, आपको यहाँ पर ये लगाना है कि भाई माइनस दिया है ना, तो जब माइनस दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से कोई फार्मूला बैठाना है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab, है ना, कितना होता है माइनस 2ab और प्लस यहाँ पर b², यही फार्मूला होता है। बीच में आप देख सकते हैं कि 2ab है, 2ab का मतलब इसमें 2 छुपा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, x² का भी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया a और इसका स्क्वायर माइनस, इसमें से 2 अलग करिए, 2 जैसे ही अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले तो एक बात a बनेगा, a का मतलब x², तो x² तो दिया ही है, इसमें दिया है x², और साथ में यहाँ पर 5 होगा, ये आपका b है, यहाँ से b आपको मिल चुका है। ठीक है, तो b प्लस यहाँ b देखिए, तो b कितना हो जाएगा, मतलब b का स्क्वायर कितना होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो यहाँ है 25 का। ठीक है, लेकिन आपके इसमें दिया था 22 लास्ट में, हमने लिखा है 25, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 25 आया। अब यहाँ पर 22 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, घटा दिए, है ना, तो अब हमारा सही है सब कुछ। तो इतना जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एक फार्मूला बन गया, मतलब इसमें a मतलब x² और b मतलब यहाँ पर 5 और माइनस बीच में लगेगा, तो x² माइनस 5 इसका स्क्वायर बन गया, माइनस ये √3 अकेला है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, तो 3 जो है किसका स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर, तो √3 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए x² माइनस 5 का पूरे का स्क्वायर है, यहाँ √3 का स्क्वायर है, मतलब ये आपका एक अलग टर्म है, ये आपका एक अलग टर्म है, दोनों का हो रहा है स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सीधे सीधे a² माइनस b², क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस b, यानी एक बार जोड़ो एक बार दोनों को घटाओ, तो एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों घटाना है, मतलब a हमारा कितना है, ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर का देखना है, तो x² माइनस 5 और यहाँ है √3, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दिए और एक बार घटा देना है, यानी x² माइनस 5 और हमारे पास है दूसरे ब्रैकेट में √3, इन दोनों को घटा देंगे, तो ये आएगा हमारा इसका फैक्टर। कहाँ दिख रहा है, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +3, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। अब इस टाइप वाले तो बहुत आसान से होते हैं। एक विस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 16% की डिस्काउंट पर बेचा, लाभ परसेंट। 2-3 तरीके हैं इसको लगाने के लिए। चूँकि आपके ऑप्शन परसेंटेज में दिए हैं तो इस वाले वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले अपने पास कॉस्ट प्राइस था, इसमें कुछ परसेंट पहले बढ़ा, कितना बढ़ा, MP निकलेगा, कितना बढ़ा के यहाँ पर 25%, तो 25% पहले बढ़ा, प्राइस जो है 25% बढ़ा के अंकित कर दिया, छाप दिया उतना। अब डिस्काउंट दिया वो भी अंकित मूल्य पर, मतलब फिर इसमें प्राइस कम किया, कितना कम किया, 16%। डिस्काउंट मतलब प्राइस कम करना, तब जाके वो बेचा, तब जाके वो सेल किया। ठीक है, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पर हमको लाभ बताना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या क्या चीज़ें हुई वो बतानी है। ओवरऑल कितने का हमें यहाँ पर फ़ायदा या नुकसान हुआ। तो पहले बढ़ाया
फिर घटाया मतलब सक्सेसिव हो रहा है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे सीधे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए बी अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सीधे सीधे आ गया। तो देखिए a का मतलब प्लस का 25, b का मतलब माइनस का 16, और ए बी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 25 का 16, 25 अट्ठे 200 और 200 का डबल 400, तो 400 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। देख लीजिए ये 4 होगा, 16 4 20, 25 माइनस 20 यानी कि 4%। तो 4% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल है, प्यारा सा। एक ठोस बेलन का आयतन आपको दे रखा है, इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक तक यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, राउंड ऑफ करके निकालना है। तो यहाँ पर कोई भी डिविजिबिलिटी रूल मत लगाइए, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो भी वैल्यू दिए गए हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, राउंड ऑफ करके दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिविजिबल चेक करते थे वो नहीं करेंगे। ठोस का बेलन, अच्छा बेलन का आयतन कितना दिया है इतना, अच्छा बेलन का आयतन होता कितना है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई मतलब 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर तो रेडियस हमें नहीं पता, इनटू हाइट, अच्छा ऊंचाई दी गई है 38, तो ये हो गया 38 इज इक्वल टू ये कितना दिया गया है आपको 5852, है ना, 5852 ये दिया है। 11 से कटेगा 5 5 10 8 2 10, ठीक है, 11 से कटेगा, काट लीजिए। 11 से इधर काटेंगे 2 हो जाएगा, 11 से इधर काटेंगे 11 5 55, बचा आपका 3, तो 11 3 33, फिर 11 दूना 22, ठीक है, 532 आ गया। अच्छा 19 से क्या काट सकते हैं क्या, 19 दूना 38, या फिर पहले 2 से निपटा दीजिए। 2 से अगर इसको निपटाएं हम तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, बचा 1, 2 छक्के 12, फिर यहाँ पर 2 छक्के 12, फिर बचा 1, तो फिर 2 छक्के 12, मतलब 8 से 38 से अभी डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, तो 38 से 8 7 56, हाँ ठीक है, 7 बार में कट जाएगा। 38 से ये सीधे सीधे 7 बार में कट गया। कट गया कैसे, देखिए 8 7 56, 8 7 3 21, 21 5 26, कट गया ना। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो तो 49, तो जब आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो आर की वैल्यू 7 नहीं होगी, रेडियस हमारे पास 7 आ चुका है। निकालना क्या था हमें, ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। एक तो होता है देखिए किनारे किनारे का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πRH, है ना, ये होता है, प्लस इसमें ऊपर और नीचे दोनों के जो सर्कुलर पार्ट हैं, बेलन का सर्कुलर पार्ट दोनों ऊपर नीचे होता है ना, उसको भी जोड़ेंगे तो 2πr² और जुड़ेगा इसमें। अगर हम कॉमन ले लें 2πr को, 2πr अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ बचेगा h + r। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसमें रखिए, आएगा आपका आंसर, ये होगा आपका 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस आपका कितना दिया है 38, ये हो गया, और h + r, तो हाइट है 7, रेडियस है सॉरी हाइट है यहाँ पर कितना, 1 सेकंड, रेडियस तो 7 आया ना भाई, तो यहाँ पर काट दीजिए, सॉरी यहाँ पर रेडियस आपको 7 रखना है। ठीक है, अच्छा h + r, हाइट 38, 38 और 7, 8 7 15 यानी 45 आ गया, तो ये हो गया 45। अब ये तो सीधे सीधे कट रहा था भाई, इसमें तो 7 से अगर काट दें तो ये 7 से कट गया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 45 चौके, 45 चौके कितना हो जाएगा आपका, 45 चौके 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी 180 गुणे 11, 11 गुणे 180 हो जाएगा, ये होगा आपका। तो लास्ट में आ गया 0, है ना, लास्ट में आ गया 0, और ये हो जाएगा 8 9 1 1980। ठीक है, 1980 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं। सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल A और 224 लीटर तेल B है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के
तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना हो सकता है ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद 2 प्रकार के संपूर्ण तेल के इन कंटेनरों में डाला जा सके। सीधे सीधे इसमें क्या निकालना है, HCF 102, ठीक है, 102 और 224 इन दोनों का ले लीजिए HCF, माने इनमें क्या कॉमन है। ठीक है, अगर हम कहें कि पहले 2 कॉमन निकालिए, 4 तो इसमें होगा नहीं क्योंकि 17 छक्के 102 होता है। ठीक है, हाँ 17 छक्के 102, ठीक है, तो 2 होगा इनमें कॉमन, तो पहले 2 निकाल लीजिए। 2 अगर इसमें से आएगा तो 51 हो गया, इसमें से अगर 2 आएगा तो 112 हो गया। और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन है क्या, 3 कॉमन होगा, नहीं 3 भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 हो जाएगा, 3 कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, इसमें 17 और 3 है, इसमें 3 है ही नहीं है, 17 भी नहीं है, 17 छक्के तो 102 होता है। ठीक है, हो गया, ख़त्म कहानी। तो ये हो जाएगा 2, मतलब कॉमन क्या है हमारा, 2 आया, यही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF यानी 2 होगा, तो 2 लीटर का कंटेनर यहाँ पर होगा, तो पूरी तरीके से दोनों को भर देगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपको 112 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए तो, 4πr²। सीधी सीधी बात है, या तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए या फिर सिंपल सा वैल्यू दिया है तो सॉल्व भी कर लीजिए। कितना हो जाएगा बताइए तो, यहाँ पर 4π, पाई का मतलब क्या होगा, 22/7 है ना, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना होगा, चूँकि डाया आपका 112 है, 112 का आधा कितना होगा, 56, तो यहाँ पर हो गया आपका 56, बस है ना, इसका स्क्वायर करना है तो 56 गुणे यहाँ पर 56 होगा, काटेंगे 7 8 यहाँ पर 56 हो गया। ठीक है, मतलब 8 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, या फिर 22 में आपके पास 11 है तो 11 का मल्टीपल चेक करके देखिए क्या पता आ जाए, है ना। और ऐसे केस में जहाँ पर पाई शामिल हो फॉर्मूले में, उसमें आप 11 का मल्टीपल आराम से चेक कर सकते हैं कौन सा होगा, 11 से कटने वाला नंबर। इसको चेक करिए, यहाँ है 9 3 12, यहाँ 8 8 16, ठीक है, तो 8 8 16, 16 माइनस 12 करेंगे 4 आएगा, 4 11 से नहीं कटता है, ये आंसर नहीं हो सकता, पहला वाला नहीं होगा। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, और यहाँ देखिए 9 3 12, 12 और 8 20, तो 20 और ये 11, 20 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 20 और 11 का डिफरेंस 9 आ गया, 9 जो है आपका 11 से नहीं कटता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 9 3 12, 12 6 18, और यहाँ 7 6 13, तो 18 और 13 कितने का डिफरेंस हुआ, 18 और 13 यानी 6 का, ये भी आंसर नहीं होगा, बचा एक ही, ये वाला हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर लीजिए, देखिए 4 3 7, 7 4 11, तो हो गया 11, इधर 9 2 11, तो ये हो गया 11, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 0 आएगा, और 0 11 से कटता है, मतलब 11 से कटने वाला नंबर है। तो ऐसे केस में सीधे सीधे डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए भाई, जहाँ भी फॉर्मूले में आपका पाई आ जाए, इसमें क्या था 4πr² था ना, तो पाई आ गया ना, पाई का मतलब 22/7, और 22 में 11 मौजूद होता है, मतलब 11 का मल्टीप्लाई होके वो आंसर हमारा आया होगा, इसलिए हम सीधे सीधे 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। क्लियर है ना। देखिए प्रश्न नंबर 15, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होगी। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु के बीच में अंतर कितना होगा। इन सवालों को कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, आराम से बेसिक से इसको बना लीजिए, आराम से अच्छे से, मतलब कम समय में ही बन जाएगा। कह रहे पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर x मान लीजिए और पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर y मान लीजिए। तो क्या बोला जा रहा है, उनके वर्तमान आयु का जो योग है, मतलब x प्लस y जो है, ये किसके बराबर है, पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से, पुत्र का वर्तमान आयु x का 4 गुना 4x से कितना अधिक, 18 अधिक, तो ये हो गया 18 अधिक। ठीक है, इसको देखें तो आप लोग x को चाहे इधर ला लीजिए, है ना, ला लीजिए तो कितना हो जाएगा, -3x
और प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो पहला इक्वेशन आपके पास बन गया। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना। अच्छा, 5 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, x प्लस 5, और 5 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी, y प्लस 5। ठीक है, तो ये जो 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना, तो पिता की आयु ये है 5 साल बाद, इसका 4 गुना किसके बराबर है, पुत्र की आयु के 14 गुना। तो 5 साल बाद पुत्र की आयु यहाँ पर x प्लस 5, इसका 14 गुना है ना, इसका 14 गुना। इससे कितना वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है। बस इसको भी निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ 4y है, यहाँ 14x है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इधर देखिए कि 14x है ना, 14x, 4y आपको उधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, और इस 20 को यहीं रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम x और y वालों को उधर लेके जा रहे थे, तो ये 20 यहीं है, मतलब ये 20 हो गया। ठीक, और ये जो आपका 14 पंचे 70 है। ठीक है, तो 14 पंचे 70 को इधर लाएंगे। अच्छा, 70 और माइनस 8, तो प्लस 70 और माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा, प्लस का 62। ठीक है, तो प्लस का 62 अगर इधर आएगा तो माइनस का 62 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली माइनस का 42 आया है। ठीक है, हाँ चलिए, तो अब इसको सीधे सीधे नीचे लिख दीजिए। तो 4x माइनस 4y, इसकी वैल्यू यहाँ पर 42 है। ठीक है, 2 से चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली 2 से छोटा करके लिख दीजिए। यहाँ पर आप 2 से छोटा करके लिखिए। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा एक सेकंड, हाँ यहाँ पर 7x था ना, चलिए ये हो जाएगा 7x। इसको करेंगे 2 से काटेंगे तो 2y इज इक्वल टू, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14। एक सेकंड, 14 कहाँ, 21 ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 21। चलिए, मतलब सॉरी माइनस 21, तो ये हो गया आपका माइनस 21। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या निकालना है, मतलब पिता और पुत्र के आयु का अंतर निकालना है, मतलब x और y हमको दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। तो क्या करिए कि इसको डबल कर दीजिए और जोड़ दीजिए। यहाँ डबल करेंगे तो 6x होगा, मतलब माइनस का 6x। यहाँ डबल करेंगे तो 2y हो जाएगा, यहाँ डबल करेंगे तो 36 होगा। जोड़िए तो ये और ये कैंसिल, माइनस 6x और प्लस 7x, यानी कि x बचा, इधर कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 36 माइनस 21, ये हो जाएगा आपका 15। तो x की वैल्यू 15 आई है। अच्छा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू, ये है यहाँ पर 18 और यहाँ पर x की वैल्यू 15, तो 15 तो ये 45, मतलब माइनस 45 उधर जाएगा तो प्लस का 45। बस आ गया हमारे पास। इन दोनों को जोड़िए तो 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63। 63 और 15 का डिफरेंस देखना था। 13 में से 5 गया, 8 आएगा, मतलब 48। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़िया सवाल था। आगे चलिए। अब इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे देखेंगे, काटेंगे, डिवाइड करेंगे, 41 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 41 का कोई फैक्टर नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 41 से सभी को डिवाइड करेंगे, है ना, इस तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आप 41 का ऐसा मल्टीपल लीजिए कि आप इन सभी नंबर के करीब पहुंच जाइए। अगर हम 41 का 20 गुना करते हैं तो 41 का डबल कितना होता है, 82। 82 मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 8200। ठीक है, 200 गुना अगर कर दें, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो 41 का मल्टीपल लीजिए आप, 41 का मल्टीपल, चलिए 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, ये 41 दूना 82, मतलब हम इन सभी नंबर के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये नंबर आपका कटने वाला होगा, तो जो भी आपका सही आंसर होगा वो डिफरेंस भी कटने वाला होगा 41 से। ठीक है, चलिए तो 8200 और इसका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस यानी घटाना। ठीक है, तो यहाँ है आपका, देखिए 00, ये 89, मतलब 100 में से 89 गया, कितना आ जाएगा, एक सेकंड भाई, चलिए ठीक है। तो 10 में से 9 गया, यहाँ पर 8 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। फिर यहाँ 9 में से 8 गया, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा था आपका, तो मतलब 11 में से आपका 8 गया तो 3 हो गया, है ना, 7 में 7 गया, 311। पहला का डिफरेंस 311। दूसरा देखिए
10 में से 1 गया 9 हो गया, फिर 9 में से 3 गया यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 11, ठीक है। तो 11 में से 4 गया आपका 7 4 11 7 हो गया, तो 769 आ गया, है ना ये, ठीक है। इसका डिफरेंस देख लीजिए, तो इसका डिफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये तो ज़्यादा है, तो 7 में से 37 तो आ जाएगा लास्ट में, और फिर इसके बाद 85 में से 82 गया 3 आ गया 337। इसका डिफरेंस देखिए 0 10 में से 5 गया यहाँ पर 5 होगा, फिर यहाँ पर 9 में से 9 गया 0 होगा, यहाँ 81 में 79 गया आपका 2 हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंस आए हैं ये भी जो करेक्ट वाला होगा ये भी आप 41 से डिविजिबल होगा। 41 से कटने वाला नंबर अब आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं, मतलब छोटे नंबर हो गए ना तो आराम से पता कर सकते हैं। ये वाला है दोस्तों, देखने से ही पता चल रहा है कि भाई 41 का जैसे ही 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा, है ना। 5 के 20 5 कम 5 205 आ गए। मतलब यही वाला नंबर हमारे 41 से कटने वाला है, बाकी और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर। ये वाला सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिक पकड़िएगा इसका। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा, ठीक है। 50% का 2%, क्लियर हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या है हमारे पास, कुछ भी है, कोई भी संख्या है, संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो हमारी जो संख्या है वो मान लीजिए कि 100 है। इस संख्या का 50% यानी कितना होगा, आधा, तो यानी कि 50। इसका 2%, तो 2% यानी परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, तो 100/100 यानी 1 आ गया। तो ये जो 1 है इस 100 का कितना है, सिर्फ 1% है भाई। 100 के रिस्पेक्ट में अगर इस 1 को देखा जाए तो ये जो 1 है वो 100 का कितना है, 1% है। बस आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ख़त्म कहानी, ठीक है। आगे चलिए, इसमें तो मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकालना आप लोग सभी जानते हैं। ए बी सी अगर 3 नंबर समानुपात में हैं तो बीच वाला मध्यानुपात कहलाता है, यानी मीन प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जो बीच वाले का स्क्वायर होता है यानी मध्यानुपाती का स्क्वायर, ये किनारे किनारे वालों के मल्टीप्लाई, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर। तो बी की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कितनी हो जाएगी, √AC हो जाती है। तो अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए। तो यहाँ है 0.06 × 6, इसका सीधे सीधे रूट ले लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, मत सॉल्व करिए, ऐसे ही आ जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं है, मतलब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनेंगे। तो जब वर्गमूल निकलता है तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट रह जाता है, यानी आधे रह जाते हैं। जैसे वर्गमूल के अंदर अगर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो जब वो बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे। 2 अंक है पॉइंट के वर्गमूल के अंदर, तो जब ये बाहर निकलेगा तो 1 ही अंक रहेगा। पॉइंट के बाद 1 अंक सिर्फ यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, अंदर हो जाएगा 0.36, है ना, ये होगा। 36 को क्या लिखेंगे, 36/100 लिखेंगे इस तरीके से और लगा देंगे। 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 0.6। यहाँ से भी आ गया वही चीज़, कई तरीके हैं। आगे चलिए, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस सवाल को लॉजिक से नहीं करेंगे तो ये सवाल आपका समय खा लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। a² + b² आपको 111 दिया है, ab आपको यहाँ पर 27 दिया है, a - b और a + b आपको पूछा गया है, ठीक है, उसका रेशियो। सीधे सीधे यहाँ पर ये देखिए, आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे कैसे, सुनते जाइए। आप सभी जानते हैं कि a - b का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो a² + b² -2ab आएगा, और अगर a + b का होल स्क्वायर किया जाए तो a² + b² + 2ab आएगा। हमारे पास दोनों जगह 2ab आ रहा है, ab दिया है 2ab निकालिए, तो 2ab कितना हो जाएगा, 2ab यहाँ पर हो जाएगा 27 दूना 54, है ना। तो 2ab की वैल्यू 54 होगी। अब आपको करना क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है, बहुत गौर से आपको ये चीज़ें सुननी है। यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि a² + b² को ऊपर लिख दिए और नीचे लिख दीजिए इस 2ab को, ठीक है, इस तरीके से। इन दोनों का रेशियो लीजिए,
इसकी वैल्यू 111 है और 2AB की वैल्यू यहाँ पर 54 है। काट लीजिए, कटेगा क्या, 4 5 9 3, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा इसको, तो 3 3 9 बचा 2, 3 कितना हो जाएगा, 3 9 27, ठीक है, हाँ सॉरी 3 7 21 37 बचेगा, ये हो गया। इसको 3 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बड़े गौर से एक काम करते हैं, पहले जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर घटा लीजिए, क्योंकि ऊपर माइनस वाला है तो घटा लीजिए। तो अगर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो पहले सिखा देते हैं आपको। देखिए, अगर A/B दिया है, इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 3/2 दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है। अगर ऊपर माइनस कर रहे हैं, मतलब इसको ले जाके ऊपर माइनस और यहाँ पर एक बार प्लस कर रहे हैं, तो ऊपर चूंकि माइनस किए हैं तो एक बार इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 3 - 2 1 हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। इस तरीके से किया जाता है। मतलब इसको अगर ऊपर ले जाके घटाएंगे तो A² + B² - 2AB हो जाएगा, और एक बार जोड़ देंगे यानी कि A² + B² और नीचे वालों को यहाँ पर जोड़ दिए तो क्या होगा, ऊपर घटाए हैं ना तो इन दोनों घटा लीजिए, ये हो जाएगा 15, ठीक है। एक बार जोड़ दीजिए तो 8, एक सेकंड यहाँ पे घटाएंगे तो नहीं होगा, 17 में से 8 9 8 17, ठीक है, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 19। अच्छा, इसको देखिए घटाएंगे, अच्छा जोड़ेंगे, 8 7 15 5 3 1 4 1 5 55, 19/55 हो गया। अब ये होता है आपका क्या, यहाँ पर ये हो जाता है कितना, ये किसका फॉर्मूला है, A - B का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हुआ A - B का होल स्क्वायर और नीचे वाला हुआ A + B का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पर है आपका 19/55। 19/55 आपके ऑप्शन में 19/55 कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो इसको क्या करिए 57 बना लीजिए, क्योंकि इधर के जो स्क्वायर हैं अगर इनको हटाएंगे हम, ठीक है, अगर इन स्क्वायर्स को हटाएंगे हम तो उधर जाके क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो 19/55 कहीं पे भी नहीं दिया है, मतलब हम इसको क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर बन जाएगा आपका 19 3 57। हमको यहाँ पे काटना ही नहीं चाहिए था, नहीं काटेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना, यहाँ पर देख लीजिए 55 3 165, ठीक है। बस अगर काट दिए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जिससे ये कटा था उसी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आगे चलते हैं। ये है आपका ज्योमेट्री का, मान लीजिए AB और CD 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है भैया, मान का लिए हम बना भी दिए, चलिए ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाइए, इस तरीके से कह रहा है कि PQ एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा इस तरीके से खींच दीजिए, ये PQ है, जिसे PQ AB को बिंदु R पर और CD को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक, नाम भी लिख दीजिए। ये था आपका AB, ये था आपका C और D, ये है आपका इस पॉइंट पे P और यहाँ पर है Q, ठीक है। ये किस पॉइंट पर काट रहा है, R पर, तो यहाँ पर है R ये वाला पॉइंट, और ये है बिंदु S, CD को S पॉइंट पर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि BRP मतलब ये वाला जो एंगल दिया है ये आपको 2x प्लस जो भी दिया है, मतलब अभी रहने दीजिए, और DSP मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है, 3x - 22। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, जिस जगह पे ये एंगल बन रहा है उसी सेम जगह पर ये भी एंगल बन रहा है, और AB और CD पैरेलल है। तो जब AB और CD पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल करना था बस, और कुछ नहीं। तो ये आपका कितना दिया है BRP मतलब ये वाला एंगल है ना, 2x + 13, ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर, DSP के बराबर। तो DSP कितना है 3x - 22, 2x इधर आ जाएगा 22 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 35, है ना, 13 और 22 जोड़ेंगे तो 35, और इज इक्वल टू 3x - 2x यानी x। x की वैल्यू आ गई, हमें निकालना था CSP मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल तो पहले निकाल लीजिए, ये एंगल कितना हो जाएगा,
कितना था ये 3x माइनस 22, तो 3x का मतलब 35 माइनस 22 कितना होगा ये 35 3 5 15 3 3 105, 105 में से 22 यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो कितना हुआ यहाँ पर 83। ठीक है, ये इधर का है आपके पास 83। अब आप सभी जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो टोटल स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये है 83, इसमें कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, मतलब 97, 97 हो जाएगा ये। बस आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। CSP पूछा था, CSP हमने निकाल लिया। आगे चलिए अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अब ये जो सवाल है ये है बेहतरीन सवाल, है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। करने में इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। आप सीधे सीधे देखिए कि ये किसका स्क्वायर है। भले 6th रूट पूछा है बट ये स्क्वायर देखना है आपको। ये आपका 96 है लास्ट में, बस लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए। लास्ट में 96 है आपका। 96 किसका स्क्वायर करने पे आता है? 96 किसका स्क्वायर करने पे आता है लास्ट में, बताइए। 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। तो 96 जो है वो 14 का स्क्वायर करने पर आया। बड़े ध्यान से ट्रिक को समझिएगा। 14, ठीक। अब ये 4000 है। अगर हम ये कहें कि भाई बेस के पास अगर हम पहुँचे तो बेस हमारा क्या होता है, यहाँ पर बेस होता है 50, 100, 150, 200, इस तरीके से होते हैं, है ना। 50 है, 50 का स्क्वायर करके बताइए कितना आता है। 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक, ये जो है आपका 2500 से ज़्यादा है, तो मतलब कितना ज़्यादा होगा, 50 से 14 ज़्यादा होगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 64 होगा। आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 64। ठीक है, तो ये हो गया आपका 64। ध्यान से देखते जाइए एक एक चीज़। 64 और इसके पावर में कितना, अच्छा 64 का स्क्वायर होगा ना ये भाई, इसका स्क्वायर रूट 64 है, तो मतलब ये 64 का स्क्वायर होगा। और इस पूरे के पावर में इसको ऐसे कर देते हैं, इसका स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, और ये जो 6 है इसका मतलब होता है पावर 1/6 प्लस। अब यहाँ पर इस वाले को समझिए कि ये किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है 625 है, मतलब 25 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 25 आएगा। अब 25, तो समझिए इसको बेस हमारे पास क्या मिलेगा 200। अगर 200 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 40,000 होगा, मतलब 200 से ज़्यादा वैल्यू होगी, है ना। तो 200 से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 200 से, ठीक है, यहाँ पर 200 से, ये तो था 25 का स्क्वायर, मतलब 25 ज़्यादा होगा यहाँ पर, बस। तो ये आ गया हमारे पास 225। ये 225 का स्क्वायर है दोस्तों, 225 का स्क्वायर है ये। ठीक है, ऐसे लिखिए 225 का स्क्वायर। और यहाँ पर है आपके पास 1/4, क्योंकि यहाँ पर जो भी रूट रहता है वो पावर में 1 में चला जाता है, प्लस। अब इसको देखिए, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि किस, यहाँ पर क्यूब रूट है। ठीक है, तो किसका क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है, तो आप कहेंगे 8 का। 8 का स्क्वायर, भाई अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 × 64, 64 × 8 512, मतलब लास्ट में 2 आएगा। तो यानी इसका जो क्यूब रूट होगा उसके स्टार्टिंग में 8 होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, अभी 8 होगा। इसके शुरू में क्या होगा, अभी उस पर मत जाइए, क्लियर है। अच्छा, प्लस यहाँ देखिए इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 64 है, 64 किसके स्क्वायर पे आता है 8, तो 50, तो 50 की स्क्वायर 25, 50 और 8 58, ये होगा 58 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 58। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए ये है आपका 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 64 का क्यूब रूट, जो कि 4 होगा। 4 चौके 16, चौके 64, प्लस यहाँ देखिए ये है 2 1 कम 2/4, यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, तो ये हो गया 15, प्लस इसके शुरू में क्या है नहीं पता, यहाँ पर है 8, यहाँ पर देखिए 58 है, तो सबको पहले जोड़िए, 15 और 4 19, 19 में से 2 इसको दे दीजिए 60, 60 और 17 हो गया आपके पास 60 और 17 यानी 77, और प्लस ये कुछ ना कुछ आपका जुड़ेगा, यहाँ पर ये 8 है। तो अब 77 से ज़्यादा वैल्यू देखे तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये भी आपका नहीं होगा,
ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो अच्छा 77 से तो ये भी कम है, मतलब एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, क्योंकि 77 प्लस कुछ और आएगा ना, तो जो कि 77 से बड़ा एक ही वैल्यू है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आ गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे से आगे चलते हैं हम लोग, एक सवाल और करते हैं यहाँ पर। ये सवाल है दोस्तों एवरेज स्पीड का। डब्लू ने क्रमशः इतने किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना 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 दूरी की यात्रा की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 370, 390, 720 जोड़ लीजिए। 0, 9, 7, 16, 16 और 2 18 यानी 8 बचा 1, 4, 3, 7, 7 और 7 14, 1480 ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम लिखना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला जो डिस्टेंस है वो इस स्पीड से चला, तो 370/37 करेंगे 10 आएगा टाइम, प्लस 390 बटे यहाँ पर 5 करेंगे, है ना। 390 बटा यहाँ पर 5 कर दीजिए, तो कितना होगा? 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 78 यहाँ हो गया 78, प्लस ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर देखिए ये 8 है, डिस्टेंस कितना? 720, 720 बटे 8 यानी कि 90, 9 अट्ठे 72, 90 आ गया। अच्छा ये 100 और 178 ऊपर हो गया आपका 148 मतलब 0, ये हो जाएगा 178 178, है ना। डबल काट देंगे 2 से, 2 से तो कट जाएगा, है ना। 2 से अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा 740, और नीचे होगा आपका 2 से काटेंगे तो 89, ठीक है। हाँ चलिए, तो 89 तो हर जगह है। अब आपको यूनिट डिजिट देख लेना है बस ऑप्शन में से। ऑप्शन में से अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो पहला क्या होगा? 9 अट्ठे 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा? 80 यानी इकाई अंक इसका 0 आया। 9 अट्ठे 72, 72 और 7 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 7 9, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। इसका 9 नहीं हो 81, 81 1 82 यानी इकाई अंक 2 आया। 9 नहीं हो 81, 81 और 0 1 आया। इकाई अंक कहाँ 0 आ रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है ना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए अगले सवाल पर। सॉरी, यहाँ पर अब जो है हमारे सवाल ख़त्म हो चुके हैं। जो बहुत आसान से प्रश्न थे दोस्तों, उनको हमने यहाँ पे स्किप किया है। 22 प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे वो हमने यहाँ पर करवाया है। जो छोड़े गए हैं वो एकदम बहुत आसान थे, इसलिए इनको नहीं करवाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता। फिर आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।